नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है बिहार राजस्थान की खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर भागलपुर से है। भागलपुर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तथा तौर कार्रवाई से मादक पदार्थ माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। भागलपुर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर अवैध शराब, हथियार व मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही। इसी क्रम में 6 अप्रैल 2026 को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के परबत्ती इलाके में अवैध मादक पदार्थों की खरीद बिक्री की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया। टीम जब मौके पर पहुंची और एक नशा तस्कर व्यक्ति पुलिस को देखते ही वहां भागने लगा, जैसे सशस्त्र बल के जवानों ने खदेड़ कर पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विशाल कुमार के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उसके पास से 8 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है। पूछताछ के दौरान आरोपी को निशानदेही पर एक अन्य आरोपी राजा गोस्वामी को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि राजा गोस्वामी द्वारा ब्राउन शुगर की सप्लाइयां की जाती हैं, जिसे विशाल कुमार ब्राउन शुगर लेकर आगे की वहां लोगों को बेचता है। इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध में लगातार छापेमारी की जा रही है। तो इसी क्रम में दिनांक 6/4/2026 को विश्वविद्यालय थाना को सूचना प्राप्त हुई कि परबत्ती के पास एक ये मतलब अवैध जो स्मैक का खरीद बिक्री किया जा रहा है। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसमें छापेमारी के लिए जो एसडीपीओ टाउन 1 के नेतृत्व में एक और जो एसएचओ विश्वविद्यालय के साथ एक मतलब टीम का गठन किया गया। और जब ये टीम ने वहाँ पर मतलब रेड किया तो वहाँ से एक जो ये व्यक्ति था विशाल कुमार, इसको वहाँ से पकड़ा गया और इसके पास से 35 पुड़िया जो ये स्मैक है वो मतलब बरामद किया गया और जिसका वजन मतलब लगभग 8 ग्राम था। और इसके द्वारा ये बताया गया कि ये एक जो जो ये राजा गोस्वामी है, जो कि इसका मतलब मेन सप्लायर है और ये मतलब लोगों को वहाँ पर मतलब के लोगों को एम्प्लॉय करके और ये स्मैक मतलब ये बिकवाता है। और फिर ये राजा गोस्वामी के घर पर भी मतलब वहाँ पर मतलब रेड किया गया और ये वहाँ से जो ये राजा गोस्वामी को भी वहाँ से अरेस्ट किया गया है। तो इसमें मतलब 8 ग्राम जो ये ब्राउन शुगर और एक फोन और ये 2 लोग का अरेस्टिंग इसमें किया गया है। फॉरवर्ड लिंकेज क्या है इसका? इसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड जो लिंकेजेस हैं वो देखे जा रहे हैं। अभी मतलब की जो सूचना आई है कि ये लोग बाहर से मतलब कि जो ये राजा गोस्वामी है, ये मतलब बाहर से स्मैक लाता था, प्रोबेबली मतलब कि वेस्ट बंगाल से, और फिर वहां से लाकर यहाँ लोगों को मतलब सप्लाई करके और ही बिकवाता था। भागलपुर के लोधीपुर थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की जान चली गई। घटना विजय स्कूल के पास की है, जहां बाइक सवार मनीष कुमार को एक अनियंत्रित हाईवे वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मनीष कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा कि मृतक मनीष कुमार अपने घर जमसी से बाइक से भागलपुर आ रहा था। इसी दौरान रास्ते में यह हादसा हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही लोधीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और हादसे के बाद वाहन चालक की तलाश की जा रही। वो अपने घर से भागलपुर आ रहे थे, ठीक है, जमसी से वो भागलपुर आ रहे थे अपने भाई को खाना पहुंचाने के लिए। आने के दौरान रास्ते में एक स्कूल है विजय स्कूल, वहीं पे वो एक्सीडेंट कर गए। वो बाइक से आ रहे थे, इधर से हाईवा वाला जा रहा था, वो चढ़ा दिया उस पर, ठीक है। वहाँ पे फिर बहुत लोग, हम लोग भी वहाँ पहुँचे, हम लोग भी जा रहे थे, रास्ते में दिखा, फिर पता चला कि हमारे भाई है ये, फिर हम लोग उनको लेकर के आए। गाड़ी वाला पकड़ाया नहीं, वो भाग गया, बहुत दूर तक चला गया था, उसको पकड़ नहीं पाए। पुलिस को इन्फॉर्म किए, उसके बाद फिर तुरंत तो एक्शन नहीं लिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो आए, तब तक में हाईवे चला गया था। क्या करते थे भाई? वो सैलून करते हैं, ठीक है, उनका अपना सैलून है माछीपुर में। क्या नाम है भाई का? मनीष कुमार नाम है उसका। हाँ, वो शादीशुदा है, उनको दो बच्चे हैं और अभी छोटा छोटा है, मतलब 1-2 साल के हैं। प्रदीप ठाकुर, उसके पिताजी का नाम प्रदीप ठाकुर है।
हम उनके भाई हुए, बड़कप्पा का बेटा सुजीत कुमार नाम है मेरा। वो अपने घर से भागलपुर आ रहे थे, ठीक है, जमसी से वो भागलपुर आ रहे थे अपने भाई को खाना पहुंचाने के लिए। आने के दौरान रास्ते में एक स्कूल है, विजय स्कूल, वहीं पे वो एक्सीडेंट कर गए। वो बाइक से आ रहे थे, इधर से हाईवा वाला जा रहा था, वो चढ़ा दिया उस पर, ठीक है। वहाँ पे फिर बहुत लोग, हम लोग भी वहाँ पहुँचे, हम लोग भी जा रहे थे, रास्ते में दिखा, फिर पता चला कि हमारे भाई है ये, फिर हम लोग उनको लेकर के आए। गाड़ी वाला पकड़ाया नहीं, वो भाग गया, बहुत दूर तक चला गया था, उसको पकड़ नहीं पाए। पुलिस को इन्फॉर्म किए, उसके बाद फिर तुरंत तो एक्शन नहीं लिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो आए, तब तक मैं हाईवे चला गया था। क्या करते थे भाई? वो सैलून करते हैं, ठीक है, उनका अपना सैलून है माछीपुर में। क्या नाम है भाई का? क्या मनीष कुमार नाम है उसका। हाँ, वो शादीशुदा है, उनको दो बच्चे हैं, और अभी छोटा छोटा है, मतलब 1-2 साल के हैं। 2 साल का प्रदीप ठाकुर, उसके पिताजी का नाम प्रदीप ठाकुर है। हम उनके भाई हुए, बड़कप्पा का बेटा सुजीत कुमार नाम है मेरा। बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग मंत्री संजय पासवान मंत्री बनने के बाद पहली बार शेखपुरा पहुंचे हैं। बताते चले कि शेखपुरा जिले के अररिया प्रखंड क्षेत्र के मसौढ़ा गांव पहुंचे, जहां स्वर्गीय दशरथ पासवान चौकीदार की प्रतिमा का अनावरण किया गया और साथ ही लोजपा जिला अध्यक्ष इमाम गलाजी के नेतृत्व में चौक चौराहों पर भव्य स्वागत किया गया। शिक्षक संजय पासवान द्वारा सम्मानित भी किया गया। भाषण के दौरान मंच से मंत्री संजय पासवान ने कहा कि पुत्र हो तो शिक्षक संजय पासवान जैसा पिता का प्रतिमा बनवाकर एक अलग पहचान बनवाई है और साथ ही चेवाड़ा में इमाम गलाजी द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इमाम गलाजी ने मंत्री को शॉल, चांदी का मुकुट देकर सम्मानित किया है। पत्रकारों के सवाल पर कहा कि चौकीदार स्वर्गीय दशरथ पासवान चौकीदार बनकर अपने क्षेत्र में अलग पहचान बनाए, इसीलिए अच्छे इंसान के रूप में जाने जाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री के सवाल पर उन्होंने बताया कि 5 दलों के शीर्ष नेताओं द्वारा बैठक की गई है, उसके बाद जो निर्णय लिया जाएगा। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री की रेस में है, तो उन्होंने बताया कि शीर्ष नेताओं द्वारा निर्णय लिया जाएगा, इसके बाद सीएम का नाम सार्वजनिक किया जाएगा।
गया जिले से खबर है, जहां पर शेरघाटी शहर में एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार और धक्का मुक्की का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार प्रभात खबर के अनुभवी वरिष्ठ पत्रकार नवीन कुमार मिश्रा ने बीते 5 अप्रैल को शेरघाटी रेल काउंटर पर कुछ स्थानीय लोगों के दबदबे और उससे आम जनता को हो रहे नुकसान को लेकर खबर प्रकाशित की थी। बताया गया कि इसी खबर से नाराज कुछ लोगों ने भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर कवरेज करने पहुंचे पत्रकार नवीन कुमार मिश्रा को निशाना बनाया। इस दौरान उनके साथ धक्का मुक्की की गई, गाली गलौज भी की गई है। घटना से आहत पत्रकार ने शेरघाटी थाने में आवेदन देकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। घटना की जानकारी मिलते ही श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के बैनर तले शेरघाटी अनुमंडल के डिजिटल, सोशल मीडिया, टीवी और प्रिंट मीडिया से जुड़े पत्रकार एकजुट हो गए और सभी पत्रकारों ने बैठक कर घटना की निंदा की और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। इसके बाद पत्रकारों को समूह शेरघाटी थाना पहुंचा है, जहां उन्होंने पुलिस प्रशासन के समक्ष अपनी मांगे रखी। पत्रकारों ने कहा कि इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। वहीं पुलिस प्रशासन ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दे दिया है। के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया है, इसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या निर्णय लिया गया है? देखिए, एक पत्रकार के साथ शेरघाटी में जो हमला किया गया या जो उनको अपमानित किया गया, वो इसलिए हुआ था कि शेरघाटी में जो रेल काउंटर है, उस काउंटर पे लगातार आम लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। उनको दलालों के चंगुल में फंसकर टिकट लेनी पड़ रही थी। वहाँ पर कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, रोशनी की व्यवस्था नहीं है। आइसोलेटेड प्लेस पे वो जो है रेल काउंटर है, उसकी खबर एक हमारे भाई ने छापी थी। उसकी प्रतिक्रिया में उनके साथ अपमान किया गया, उनको ह्यूमिलिएट किया गया, बुल्ली किया गया और फिर बाद में उन्होंने अपना एक मुकदमा किया। तो पुलिस ने अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है, कोई आगे की कार्रवाई नहीं की है। इसी पे लोगों में आक्रोश था, एक जगह पर बैठे थे और इस पर आगे की चर्चा हुई है कि इसको कैसे क्या किया जाना चाहिए। आगे इस तरह की घटना नहीं घटे सर, उसको लेकर भी यहाँ कुछ देखिए, यहाँ पर तमाम तरह के पत्रकार आए थे, जो प्रिंट मीडिया के लोग हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं या सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग हैं, यूट्यूब पे काम करने वाले लोग हैं। तमाम लोगों ने अपनी एकजुटता दिखाई, न केवल शेरघाटी बल्कि बाराचट्टी, डोभी, आमस, तमाम तरह से जगह से लोग यहाँ पर आए और उन लोगों ने सॉलिडरिटी दिखाई कि अगर इस तरह की कोई बात है जहाँ पर कोई जनपक्षी पत्रकारिता की जा रही है, आम आदमी की परेशानियों को लेकर कोई बात उठाई जा रही है और वहाँ उनकी बात को दबाने और पत्रकार को दबाने, डराने, धमकाने का कोई काम किया जा रहा है, तो हम तमाम लोग संगठित हैं और जिस तरह की भी बात होगी, चाहे सामाजिक ढंग से, वैधानिक ढंग से, उस लड़ाई को हम आगे लड़ेंगे। तो आज जो यहाँ पर मुख्य रूप से प्रस्ताव लिया गया है, वो यही लिया गया है कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग करें कि वहाँ पर लोगों को सुरक्षा दी जाए। रेल काउंटर के पास जो बिल्कुल ही एकदम सेक्लूडेड प्लेस है, आइसोलेटेड प्लेस है, वहाँ पर झाड़ियाँ उगी हैं, अंधेरा है और तमाम तरह की चीज़ें हैं। अब तक वहाँ पर अगर कोई बड़ा हेनस क्राइम नहीं हुआ है तो ये ऊपर वाले का एक तरह से ये है, कोई प्रशासन की ओर से सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है। ना कोई वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है, ना रोशनी की व्यवस्था है, ना सुबह में जो लोग जाते हैं डुमरिया से, इमामगंज से, आमद से, बांके बाजार से रेल टिकट खरीदने, उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि 4-5 दबंग लोग जो वहाँ पर बाज़ाब्ता दलाल के रूप में चिन्हित हैं, वो लोग ऐसे लोगों को डरा धमका के, उनके कागजात लेके, आधार कार्ड लेके, उनसे अतिरिक्त पैसा लेकर के टिकट बनाते हैं। और इसमें जो अब तक प्राथमिक तौर पर जो बातें सामने आई है, आरपीएफ की टीम ने भी उसकी जांच की थी कल, और उसमें जो बात सामने आई है आरपीएफ के इंस्पेक्टर की अगर माने तो कहीं ना कहीं उसके रेल काउंटर के क्लर्क की भी भूमिका संदिग्ध पाई गई है, मेलजोल की पाई गई है। तो इन तमाम चीज़ों पर, इस संघर्ष पर हम लोग यहाँ से लेकर के दिल्ली रेल मंत्रालय तक या फिर मगध प्रमंडल में आईजी से मिलने का प्लान है कि वहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि दलालों की जो वहाँ पर एक तरह से चलती है, कब्जा है, उसको रोका जाए। यही तमाम चीज़ें आज बात हुई है।
भागलपुर धनकुंड थाना क्षेत्र के बबूरा गांव स्थित बाबूरी चौक पर एक जनप्रतिनिधि ने कार्यालय में घुसकर मारपीट और साथ ही तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। पीड़ित मोहम्मद नौशाद ने बताया कि 4 से 5 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने उनके ऑफिस में जबरन प्रवेश किया है और उनके साथ मारपीट की है। इसी के साथ ही पूरे कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की गई है। पीड़ित के अनुसार हमलावरों ने उनको धमकाते हुए कहा, अभी तो सिर्फ इतना ही हुआ है, आगे तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और साथ ही मोहम्मद नौशाद ने बताया कि वह एक जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के वरिष्ठ व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति, और साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि इस हमले के पीछे भावेश चौधरी नामक एक व्यक्ति का हाथ है। नौशाद के मुताबिक आरोपी पहले धनकुंड थाना क्षेत्र में सक्रिय था, लेकिन फिलहाल वो गोराडी थाना क्षेत्र के एक बहियार में छोटा सा घर बनाकर वहीं पर नशीले पदार्थों की और साथ ही अपराधियों के लगातार कार्रवाई करता है। करीब 15 दिन पहले गोराडी थाने को सूचना देकर उन्होंने ही गांजा से भरी गाड़ी को पकड़वाया था। और वो 2 बार गया तस्कर में जेल भी जा चुका है। मेरे कल हम ऑफिस में बैठे हुए थे, भागलपुर से जाके ऑफिस आया, 5-6 लोग वो लोग, और मेरे साथ मारपीट किया, ऑफिस का शीशा उसा साड़ा तोड़ दिया और उसके बाद अंधाधुंध मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। इस विषय से मारपीट स्टार्ट करना कर दिया वो कि आज से 15 या 16 रमजान को, तारीख डेट तो याद नहीं है हमें, उसका गोराडी थाना बटुआ पुल पे एक गाया का टेम्पू उसका पकड़ाया था। तो हम भागलपुर से आ रहे थे तो उसको शक हो गया कि ये गाड़ी मेरा तुम ही पकड़वाए हो। उस विषय में वो कल मेरे साथ आके मारपीट किया और उस गाया तस्कर में वो 2 बार जेल भी जा चुका है। बड़े पैमाने पे गाया तस्कर कारोबार भी करता है। हाँ, कारोबार आज अभी पूरा उस एरिया को वो ही चलाता है। और आपसे मारपीट करने का कारण कि आपने पुलिस को सूचना दिया या शक है? हाँ, पुलिस को सूचना दिया या उसको शक लगा कि ये हमको पकड़वाया, उस वजह से मेरे साथ मारपीट किया। 2 बार जेल जा चुका है, एक बार 20 किलो, एक बार 25 किलो, और बहुत बार में जब भी गाया मोटा पकड़ाता है तो कहीं न कहीं से वो किसी न किसी तरीके से पैसा के बल पे वो छूट जाता है। और अभी वो बहुत बड़े पैमाने पे बीएस और गाया का धंधा कर रहा है, ठीक है, और बहुत बड़ा तस्कर है, बहुत संपत्ति बना लिया है। मारपीट क्या है, उसका नाम क्या है? जो मारपीट किया है, फर्स्ट में भवेश चौधरी, महेश चौधरी, गौतम तांती, धर्मिंदर चौधरी, ये चारों मैन विटनेस है जो मेरे साथ मारपीट किया है और अभद्र भाषा और बोला है कि कहीं कुछ बोलोगे तो गोली मरवा देंगे, हमारे पास बहुत पैसा है, ठीक है, और पैसा के बल पे वो जेल भी जाता है। तो 3 महीना में अब कैसे बेल कराता है वो गया तस्कर में मोटा पकड़ा, कैसे बेल कराता है ये तो हमें पता नहीं। वो कानून का मारपीट का घटना कब हुआ था? कल रात में मारपीट का 5:45 बजे घटना हुआ। क्या किया? हम थाना को कॉल किए, थाना आई, थाना आने के बाद उसका भी जो शीशा जो मेरा ऑफिस का तोड़ा है उसका हाथ कट गया है पूरा, जो शीशा भी आवेदन हाँ उसने भी आवेदन दिया, हमने भी आवेदन, फिर हमको इंजोरी के लिए धोरैया भेजा गया, फिर धोरैया से हमको मायागंज रेफर किया गया। हम मायागंज आए, फिर कल हम डीआईजी साहब के पास जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। हमको क्या नाम है आपका? मेरा नाम एमडी नौशाद उर्फ शहनशाह है। कौन सा गाँव है? बबूरा गाँव, धनकुंड थाना। ये घर के ही गाँव में ही? नहीं, घर से मेरा यानी थोड़े दूर पे ऑफिस है, बबूरा चौक पे। जो हम प्रतिनिधि आदमी है सर, पंचायत चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, और छोटा मोटा बीजेपी का भी कार्य करता है, ठीक है। इस वजह से समाज में माहौल खराब ना हो, वो बीएस बेचता है। आज बोले मना करते हैं कि नहीं बेचो, समाज का माहौल खराब हो रहा है, बच्चा खराब हो रहा है, बच्चा का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो क्या हुआ सर, वो अगर 1000 बार वो मेरे साथ गलत करे, लेकिन हमको उस समाज में उसको बीएस और गाया हम नहीं बेचने देंगे। पुलिस में आवेदन? हाँ, आवेदन नहीं, अभी इंजोरी करा के जाएंगे यहाँ से, फिर आवेदन हम देंगे, ठीक है। पुलिस की जानकारी में? हाँ, पुलिस की जानकारी में है। नाम एक बार आप बता दीजिए। एमडी नौशाद उर्फ शहनशाह, गाँव बबूरा, धनकुंड थाना, जिला बाग। भागलपुर में श्रीमद् भागवत महापुराण की अलौकिक एवं दिव्य कथाओं का राजा परीक्षित का जन्म विशेष महत्व रखता है। ये कथा केवल एक राजकुमार के जन्म की नहीं, बल्कि भगवान की कृपा, धर्म की रक्षा और मानव जीवन के गूढ़ संदेशों को प्रकट करती है। और साथ ही राजा परीक्षित पांडव वंश के उत्तराधिकारी थे और उनके जीवन की शुरुआत ही चमत्कारों से भरी हुई थी। महाभारत युद्ध के पश्चात जब पांडवों का वंश संकट में था, तब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से पल रहे शिशु पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया
था और यह अस्त्र गर्भ में पल रहे शिशु को नष्ट करने के लिए छोड़ा गया था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से गर्भ की रक्षा की और उस बालक को जीवन दान दिया है। यही बालक आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ और साथ ही परीक्षित नाम का अर्थ है परीक्षा लेने वाला। कहा जाता है कि जन्म के बाद से ही वे हर व्यक्ति में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने का प्रयास करते थे, क्योंकि उन्होंने गर्भ में ही भगवान के दिव्य रूप का अनुभव किया था। इस कारण उनका नाम परीक्षित रखा गया है। राजा परीक्षित ने अपने जीवन में धर्म, न्याय और सत्य का पालन किया है। उनके शासनकाल में प्रजा सुखी और संतुष्ट थी और साथ ही इस प्रकार राजा परीक्षित की जन्म कथा हमें आस्था, भक्ति और धर्म के महत्व का संदेश देती है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक और जितना प्राचीन काल में था उतना आज भी है। को यही संदेश देना चाहते हैं कि भागवत कथाओं में ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं में आकर के जो कि भागवत कथा को भारी संख्या में आकर के सफल बनाए और हम लोग यही धन्यवाद देते हैं। क्या नाम हो? क्या है आप? सबसे पहले हम आह्वान करते हैं कि सब लोग आकर के हम लोग जाकर के रखे हैं प्रोग्राम 9 बजे से 1 बजे तक। उसके बाद जो है 6 बजे से 10 बजे रात तक प्रोग्राम रखे हैं। हम सबसे आह्वान करते हैं कि आप आने के बाद जो है जहाँ तक होगा पान प्रसाद हम जो है करने के लिए तैयार। भंडारा भी करते हैं ना? क्या नाम हुआ आपका? क्या है आप इसमें? अध्यक्ष हैं। ये कहाँ पे कार्यक्रम हो रही है? थाना कौन सा पड़ता है? जिला? ठीक है। ये लोधीपुर की जनता है, सभी जनता से ये अनुरोध है कि सभी अधिक से अधिक आदमी आवे और जो है इस मेला का भागवत का 7 दिन का प्रोग्राम है और जो है ये आज और कल 2 दिन तो मतलब जो है 5 तारीख से चालू है, 6 तक का आज है, 6 तारीख है और जो है जनते से ये आग्रह करते हैं अधिक से अधिक आदमी आवे और इस कथा का सभी मिल के लाभ लें। भंडारा भी होता है क्या? ये जो है ये भंडारा जो है दिन में भंडारा है और रात में शाम में प्रसाद है और जो सभी व्यक्ति को ये आग्रह है कि सभी जितने भी आए हुए सज्जनों हैं सभी मिलके सब प्रसाद को ग्रहण करें और इस भागवत कथा का पूरे समाज का, पूरे देश का ये कल्याण। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गौतम कुमार मंडल। क्या है? मैं लोधीपुर का, मैं यहाँ का कार्यकर्ता के रूप में मैं आग्रह करते हैं विनम्र पूर्वक आप हमारे इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय देकर भागवत कथा को सुने और इस सभा को सफल बनावें। मैं इस कमेटी में सदस्य के पद पे हूँ। मेरा नाम सुबोध कुमार है। धन्यवाद। क्या नाम हुआ? सुबोध कुमार। क्या है आप इसमें? इस कमेटी के सदस्य। भागलपुर में निःशुल्क सामूहिक विवाह कार्यक्रम का पहल हुई है और साथ ही आपको बता दें पहल की गई दूसरा तृतीय संस्करण जो कि लगातार 3 साल से नवगछिया के प्रसिद्ध दुर्गा शक्ति पीठ तेतरी दुर्ग मंदिर के प्रांगण में आयोजित कर अनाथ, विकलांग, आर्थिक रूप से कमजोर, अंतरजातीय विवाह को प्राथमिकता देने की योजना थी, जिसमें कुल 25 वर वधु का शादी पूर्णतः हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न कराई जाती है, जिसमें विदाई स्वरूप में प्रत्येक जोड़ों की शादी लगने वाले सभी सामग्री, बारात व नाश्ता, भोजन, श्रृंगार का
सारा सामान, 1 महीने का राशन, आटा, चावल, दाल, मसाला इत्यादि, बर्तन सेट, श्रृंगार बक्सा, बड़ा बक्सा, बाल्टी सेट, अन्य घरेलू सामग्री विदाई स्वरूप दी गई है निःशुल्क में। और साथ ही इस समारोह में खास ये रहा कि सभी बहनों को स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक सिलाई मशीन दी गई है ताकि वे स्वावलंबी हो सके। इस कार्यक्रम में आपको बता दें, संयोजक अनुज चौरसिया ने बताया कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में इस बार पुनः नवगछिया पुलिस जिला के समाज के सभी वर्गों का भरपूर सहयोग मिल रहा है, जिसके कारण नवगछिया की धरती पर ऐतिहासिक कार्य दोबारा संपन्न हो रहा है। और साथ ही अपेक्षा है कि इस कार्यक्रम में तीसरे संस्करण में भी नवगछिया पुलिस जिले का लगभग सभी गांवों में से लोगों का सहयोग चाह रही है, और वह धनराशि हो या सामग्री हो। इस कार्यक्रम में 25 जोड़ी भागलपुर, बांका, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर व वरवधु समारोह शादी कराने पहुंचे और इस हेतु रजिस्ट्रेशन करवाकर अपनी जगह सुनिश्चित करवा चुके हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं। 25 वरवधु जिनका यहाँ पे 17 अप्रैल को शादी संपन्न होना है, वैसे लोगों को हम लोग चिन्हित करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दिव्यांग की प्राथमिकता देते हैं, उसके बाद जो अनाथ हैं, जिनके इस दुनिया में माँ बाप नहीं है, ऐसे लोगों को प्राथमिकता देते हैं। उसके बाद जो आर्थिक रूप से कमजोर है, ऐसे वरवधु को हम लोग चिन्हित कर रजिस्ट्रेशन कर पूरी प्रक्रिया से हम लोग ऐसे लोगों को प्राथमिकता देते हैं। तो इन लोगों की जो टीम बनाते हैं, तो ये अपना टीम जाती है गाँव-गाँव या फिर वहाँ से किन्हीं के माध्यम से आपको मैसेज आता है? बहुत अच्छा आप प्रश्न किए हैं। सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के दौरान भी हम लोग देखते हैं उनकी स्थिति क्या है, सारी कागजात हम लोग लेते हैं। उनका जो भी प्रक्रिया होता है, हम लोग ऑफिस जहाँ पे हम लोग अभी बैठे हैं, यहाँ पे पूरी प्रक्रिया करते हैं। प्रक्रिया होने के बाद हम लोग एक जाँच टीम बनती है, उनके गाँव जाकर उनकी जो स्थिति है, उनकी जो वास्तविक स्थिति है, उनसे अवगत हम लोग होते हैं। वास्तविक में वो मदद करने लायक है या नहीं, तो फिर उन लोग को हम चिन्हित करते हैं। रजिस्ट्रेशन शुल्क भी रहता है? रजिस्ट्रेशन शुल्क निःशुल्क है, पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पे निःशुल्क दी जाती है। और अभी तक जोर शोर से जो कार्यक्रम हो रहा है, तो क्या क्या कार्यक्रम अभी वहाँ पर हो चुका है, प्रोग्राम क्या क्या व्यवस्थाएं हो चुकी है और किन किन चीज़ों की व्यवस्था करवाई जा रही है? सबसे पहले हमारी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, और जिसमें ये जो मूलभूत आवश्यकता होती है, बारात को ठहरने के लिए भोजन पानी की व्यवस्था और वरवधु को कपड़ा की व्यवस्था चाहिए, तो हम तमाम चीज़ों की लगभग पूरी व्यवस्था हम लोग पूरे जोर शोर से कर चुके हैं। तैयारी मेरी पूरी है। एक जोड़े की शादी में बारात और शरात मिलाकर कितने लोगों की एंट्री होती है यहाँ पर? यहाँ पे एक वर और वधु पक्ष को हम लोग 25-25 कूपन देते हैं। उनकी एक जोड़े को लगभग 50 लोगों की व्यवस्था हम लोग देते हैं यहाँ पर। उस विवाह जो किया जाता है, ये हिंदू रीति रिवाज से है या फिर समकक्ष में होता है या फिर अंतर जातीय भी होता है? यहाँ पर पूरी प्रक्रिया शादी की जो होती है सनातन हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न कराई जाती है। और यहाँ पर जो आपने कहा कि यहाँ पे कोई जाति भेदभाव नहीं किया जाता है, सभी जाति के लोगों का यहाँ पे एक जैसा सम्मान होता है। कुछ उपहार समेत भी करते हैं क्या उन लोगों को जो विवाह हो जाता है? तो उन लोगों के जैसे भी कुछ लोगों ने बताया कि जो मूलभूत सुविधाएं होती है दिया जाता है, तो क्या सब आप लोग मतलब देते आए हैं? बताए कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं होती है, सबसे पहले हम लोग का एक उद्देश्य रहता है कि सबसे पहले जो आर्थिक रूप से कमजोर बहन है, उनकी यहाँ पे प्राथमिकता देते हैं। तो शादी होने के बाद वो भटके नहीं, उनको एक रोजगार का अवसर देने का प्रयास करते हैं, उनको एक सिलाई मशीन भेंट करने का प्रयास करते हैं ताकि शादी होने के बाद वो अपना रोजगार कर सके। काफ़ी एक्सपेंस होता होगा इनमें, तो इसका जरिया कहाँ से आता होगा? मैं सबसे पहले पूरे नवगछिया मंडल वासी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उसके बाद विशेष खास करके जो ये कार्यक्रम तेतरी गांव में होता है, तेतरी के हर एक व्यक्ति का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जो कि बड़े गर्व की बात है। मैं ये कार्यक्रम पूरे देश भर में सोशल साइट पे देखता हूँ, जो कि पूरे देश भर में गिने चुने लोग ऐसा जो भव्य कार्यक्रम तेतरी मंदिर में होता है, पूरे देश भर में हमें लगता है 2-3 जगह पे होता है, उसके बाद अपना तेतरी गांव में होता है। इसके लिए मैं तेतरी पूरे गांव के लोगों को मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जो तेतरी गांव वासी ने जो हिम्मत जुटाया है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ पूरे टीम की ओर से। तो गांव वाले के सहयोग, आर्थिक सहयोग से सभी लोगों के भरपूर रहता है। वो एक दिन नहीं, पूरे 3-3 महीना तक रहता है, वो लोग पूरे लगे रहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपके सामने कई तेतरी के गणमान्य लोग बैठे हुए हैं,
जो कि लगे हुए हैं दिन रात एक करके। आप अपना नाम परिचय। अनुज चौरसिया विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता हैं और इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। ये हम लोग तृतीय संस्करण तक हो चुका है, ये चतुर्थ संस्करण है। और वैवाहिक स्थल का जो कार्यक्रम होता है, वो जो स्थल है तेतरी दुर्गा मंदिर, जो शक्तिपीठ के रूप में प्रचलित है, माता भवानी के दरबार में ये निःशुल्क सामूहिक वैवाहिक कार्यक्रम जो है वो किया जाता है। ये चतुर्थ संस्करण है और इसमें हम लोग प्रथम संस्करण से लेकर के चतुर्थ संस्करण तक पहुंचने में अभी तक इस कार्यक्रम में विशेष करके हम लोग ये प्रयास करते हैं कि जितने भी हमारे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के कमज़ोर परिवार के सदस्य हैं, उनका वैवाहिक जीवन में प्रवेश यहाँ पर हो। और बिल्कुल कहा जाए तो एक तरह से असहाय, विकलांग, इस तरह के व्यक्तियों का हम लोग चयन करते हैं और यहाँ पर सभी युवागण आपस में मिलजुल करके आपसी एकता सामंजस्य का परिचय देते हुए हम लोग इस निःशुल्क सामूहिक वैवाहिक कार्यक्रम का सफल आयोजन करने में सक्षम हो पाते हैं। अभी जो होगी वह कितने तारीख को निर्धारित किया गया है? ये 17 अप्रैल को रखा गया है। 17 अप्रैल 2026 को ये चतुर्थ संस्करण तेतरी दुर्गा मंदिर के प्रांगण में होगा और इसकी जो विधिवत प्रक्रियाएं हैं वो सारी की सारी प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। 25 वर वधुओं का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो चुका है और हम लोग अब आगे क्या जो विधि व्यवस्था है उस विधि व्यवस्था को संचालित करने में हम लोग लग चुके हैं। सारी प्रक्रिया पूरी। आप अपना नाम परिचय बता दें। जी, मेरा नाम बम कुमार झा हुआ, घर मेरा तेतरी हुआ, थाना नवगछिया, जिला भागलपुर। सबसे सर्वप्रथम तो 25 जोड़ों का यहाँ पर निःशुल्क शादी होता है। शादी में लगने वाला जो भी मूलभूत चीज़ें होती है वह सारा चीज़ें संस्था के द्वारा उन लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। और फिर अभी तक जो हम लोग तीसरा संस्करण तक किए हैं तो वहाँ पर जो भी सामान हम लोग का सामाजिक सहयोग से पूरा होता है, जैसे कि लड़कियों को स्वरोजगार के लिए हम लोग सिलाई मशीन देते हैं और भी जो घरेलू ज़रूरत की वस्तुएं होती है, जो घरेलू दिनचर्या की वस्तुएं हैं, जैसे बर्तन, राशन का सामान, लड़की का श्रृंगार का सामान, ये सब हम लोग प्रयास करते हैं कि पूरा करके उनको दिया जाए। लड़का का कपड़ा हो जाए, लड़की का कपड़ा हो जाए, ये सब चीज़ें हम लोग देते हैं और कोशिश करते हैं कि यह शादी समारोह एक ऐसा मिसाल बने कि जो लोग इसके पीछे खुद ब खुद आए और इसको सहयोग दे। आज हम 25 कर रहे हैं, कल 250 करने में हम सक्षम हो, ऐसी व्यवस्था करने का कोशिश हम लोग करते हैं। आप अपना नाम परिचय। रोमिल भूषण, खगड़ा। दिल की जहाँ तक बात है तो समस्त नवगछिया अनुमंडल के जितने लोग रहते ही हैं, जहाँ तक आपने कहा किस किस जिले से लोग आते हैं, तो हमारे यहाँ पे इस निःशुल्क सामूहिक विवाह महोत्सव में लगभग 5-6 जिला के लोग यहाँ आते हैं और हम सभी तेतरी ग्रामीण वासी सहित मैया की कृपा के साथ साथ पूरे जितना नवगछिया अनुमंडल के लोग हैं, भागलपुर जिला का है, सभी का इसमें सराहनीय योगदान रहता है। हम लोग चाहते हैं कि ये निरंतर जो है 25 से 50 होते रहे, ताकि बिहार सहित पूरे भारत में हमारा तेतरी दुर्गा मंदिर और नवगछिया का नाम पूरा लहराए। बस यही मात्र विश्वास रखते हैं। नाम परिचय। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इलाज के दौरान अवैध पैसों की मांग का मामला सामने आया है। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के बैजलपुर पंचायत के कुरपट गांव की निवासी माला देवी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के नाम पर उनसे 40,000 रुपए की मांग की गई थी। मामले की जानकारी मिलने पर नाथनगर विधानसभा से राजद के पूर्व प्रत्याशी जेड हसन अस्पताल पहुंचे और साथ ही मरीज व उसके परिजनों से मुलाकात कर पूरी स्थिति की जानकारी ली है। इसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन को भी मामले से अवगत कराया और जेड हसन ने बताया है कि उन्होंने हड्डी रोग विभाग के हेड फोन और साथ ही वहां हड्डी रोग विभाग के हेड से फोन पर बात कर मरीज को उनकी यूनिट में भर्ती कराने का अनुरोध किया, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मरीज को दूसरे यूनिट में एडमिट किया गया और बेड की व्यवस्था कराई गई। उन्होंने अस्पताल अधीक्षक से बात की कि आरोपी कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल में इलाज के नाम पर पैसे मांगना बेहद गंभीर मामला है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मरीज को समुचित और निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो।
देखिए, आज मुखिया जी बैजलपुर हमको फ़ोन की और एक न्यूज़ क्लिप भी भेजा, एक एप्लीकेशन भी भेजा डीएम साहब के नाम पर। एक पेशेंट है माला देवी, 30 तारीख को उसका इंजर्ड हुई, वो कमर में उनको पेल्विस उसका डिसलोकेट हुआ, ऑपरेशन होना था। 30 तारीख को डॉक्टर कनायला के ट्रीटमेंट में यहाँ पर उनके यूनिट में एडमिट है और जैसा इनके परिजन का कहना है कि फिर प्राइवेट क्लिनिक में बुला के उनको बोला गया कि आप 40,000 रुपया दीजिए तब आपका हम ट्रीटमेंट करेंगे, और जब नहीं दिया तो ऑपरेशन थिएटर से 2-2 बार बाहर कर दिया और अभी उसको रेफ़र कर दिया गया। फिर हम यहाँ पे आए, हमको जानकारी मिली, वस्तु से अवगत हुए। वास्तविक में पेशेंट बड़ा बेचैन है और परिजन भी पूरा परेशान है। और जब हमने एचओडी से बात किया, एचओडी यूँ ही अभी छुट्टी पे हैं, तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, बोला कि आप हमारे यूनिट में इसको ट्रांसफ़र हम करवा देते हैं, रेफ़र कैंसिल करते हैं। 40,000 का डिमांड किया। हाँ, तो वो अभी दूसरे यूनिट में कर रहे हैं। ये गंभीर बात है कि अगर सरकारी अस्पताल में पैसा के लेके अगर डॉक्टर इलाज करना शुरू कर दें तो फिर लोग कहाँ जाएंगे। क्या संज्ञान लिया? मैं तो जिला पदाधिकारी साहब से फ़ोन लगा के बात किया, तो वो छुट्टी में थे, तो डीडी साहब जो चार्ज में है उनको भी हमने बात करके अवगत कराया वस्तुस्थिति से कि आप इसकी जांच कराइए, और जांच करने के बाद अगर बात सत्य होती है तो संबंधित डॉक्टर के विरुद्ध में कार्रवाई हो। और हॉस्पिटल में जो गरीब गुरबा इलाके के लोग आ रहे हैं, आज ये बैजलपुर कुरपट के हैं और भी कई पेशेंट हैं जिनका ऑपरेशन नहीं हुआ है ऑर्थो सेक्शन में, तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, इलाज हो, और जो भी सरकार सुविधा उपलब्ध कराती है सरकारी अस्पताल में वो हमारे पेशेंट को मिलना चाहिए। ये जिला प्रशासन से ही मांग है और हॉस्पिटल से भी हमारी मांग है और बिहार सरकार से भी ये मांग है कि इसको यथाशीघ्र सुनिश्चित किया जाए और डॉक्टर के पेशेंट के जान माल की सुरक्षा हो, और अवैध वसूली का कारोबार सरकारी अस्पताल में होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस खबर भागलपुर से है, जहां पर सोशल मीडिया पर एक तरफ तेजी से वायरल हो रहा वीडियो जिसने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है। वायरल वीडियो में एक युवक हाथ में हथियार लेकर खुलेआम घूमता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, युवक किसी भी धमकी देते हुए फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो बरारी थाना क्षेत्र का है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में डर का माहौल है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। वहीं इस वायरल वीडियो की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की जांच जुटी है और साथ ही और वीडियो के आधार पर युवक की पहचान करने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्या हुआ था? दुकान पे छोटे भाई को बैठा करके रखे हुए थे, हम गए थे घर में फ्रेश होने के लिए, तो वो 2 लड़का आया, एक सुमन नाम है, एक मुरारी ठाकुर नाम है। आने के बाद दुकान में छोटे भाई से सिगरेट मांगा, वो गए अंदर सिगरेट निकालने के लिए, फ्रिज खोल करके अपने से वो लस्सी निकाल लिया, पॉकेट में रख लिया, लस्सी चोरी कर लिया दुकान से। फिर हम आए बाहर तो मुझे पता चला कि लस्सी चोरी करके लेके गया, दुकान में पैसा भी नहीं दिया है। फिर हम गए उसके घर पे खोजने के लिए, नहीं मिला, तो मुरारी एक लड़का है, मुरारी बोल करके लड़का मिला, उसको बोले कि तुम जो लस्सी पी रहा है वो कहाँ से लाया लस्सी तुम? बोला हमको नहीं पता, हमको सुमन दिया है। बोले तुम भी तो गया था हमारे दुकान पर। फिर उसके बाद वो उसे पैसा मांगे, उसको बोले हम सुमन को तुम बुला करके लेकर करके आओ, तो बोला कि सुमन के घर पे आप कहीं नहीं जा रहे, हमको कहे बोले जाने के लिए? हमने तुम्हारा दोस्त है ना सुमन रे, तुम बुला करके लेकर के आओ। तो वो बोला कि ठीक है हम लेकर के आते हैं बुला करके। तो वो क्या किया, जब घर गया बुलाने के लिए उसको, तो उधर से हथियार लेकर करके घर के पास से हथियार चलाते हुए वो पूरे मेरे दुकान तक आया, पूरा फायरिंग, खड़ा होकर के दुकान के पास भी 4-5 फायरिंग किया है। फायरिंग किया है मुरारी ठाकुर, उसके साथ सुमन भी था, उसके हाथ सुमन के भी हाथ में हथियार था। ये दोनों रहने वाला कहाँ था? ये दोनों रहने वाला है बगल का गली का ही रहने वाला है, बरारी का ही। पहले से भी कुछ विवाद था क्या? नहीं, पहले से कोई भी विवाद नहीं है। कल तो दुकान ही खोले हैं, नया दुकान ही खोले हैं। अपना परिचय दे दो। मेरा नाम मोहम्मद कमरान, बरारी के रहने वाला।
भागलपुर के भरारी थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान बल्लू यादव के 28 वर्षीय पुत्र बिट्टू कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बिट्टू कुमार रात में खाना खाने के बाद छत पर सोने गए थे और साथ ही सोने के लिए जाने की बात कहकर गया था। उसने अपनी पत्नी से भी छत पर आने को कहा, लेकिन पत्नी खाना खाने के बाद सो गई। कुछ देर बाद जब पत्नी ने देखा कि उसके पति नहीं आए हैं तो वह छत पर गई, लेकिन वहां नहीं मिले। इसके बाद जब वह कमरे में पहुंची तो देखा कि बिट्टू कुमार टेबल पर बैठे हैं और गले में रस्सी का फंदा लगा हुआ है। ये दृश्य देखकर घर में कोहराम मच गया और घटना की सूचना मिलने पर बरारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों के अनुसार मृतक के लिए कर्ज ले रखा था और एक टोटो भी लेना था और साथ ही जिसकी किस्त चल रही थी लिया था टोटो, और साथ ही इसके तहत आर्थिक दबाव के कारण ये काफी तनाव में रहता था और पिछले कुछ समय से कम बोलता था और अकेले रहना पसंद करता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये घटना खा के सोने का था और वहाँ जो है ना हम लोग सोचे कि बैठे होगा सोने के लिए। उसके बाद में जो है वो रस्सी लगाया, आधा 1 घंटा के बाद रस्सी लगाया। कौन सा रस्सी था? उसका नाम नहीं प्लास्टिक का था। क्यों लगा लिया फांसी? कारण क्या हुआ? कोई कर्ज वगैरह भी था क्या? कहाँ से कर्ज लिया था? किससे? कौन पैसा नहीं होता, थोड़ा बहुत लिया था। कितना कर्ज? टोटो फाइनेंस किया था। तो अभी कितना बाकी था टोटो का? क्या किस्त बाकी था? करीब थोड़ा बहुत बाकी 8-10। अच्छा, किस्त गिर भी गया था क्या? कोनो किस्त नहीं भी दिया था? बराबर टोटल कितना? लोन वाला परेशान भी करता था। लोन वाला परेशान नहीं करता था, तो फिर फांसी क्यों लगाया? फिर फांसी पत्नी को बुलाइए। घटना थी, कैसे हुई है? कैसे कर्ज वगैरह सुनते हैं काफी लिया हुआ था। कर्ज वगैरह काफी लिया हुआ था। गाड़ी का जो कर्जा किस्त था, गाड़ी लोन पे लिया था। लोन वाला परेशान भी करता था। लोन वाला परेशान भी कर रहा था। नहीं, लोन वाला परेशान नहीं। आखिर मतलब इतना बड़ा स्टेप कैसे उठा लिया? पता नहीं, इसका मन विचार चला नहीं चला। तो हमको बोला हम तो खाना पीना खिला दिए थे। ये बोला कि हम जा रहे हैं तनका आराम करेंगे। तो से बोला कि तुम भी आ जाना। से हमको तनका आँख लग गया, बस हम नहीं जा पाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा भागलपुर जिले के सनहौला प्रखंड क्षेत्र से एक उपभोक्ता ने बिजली विभाग में बिल की गड़बड़ी को लेकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उपभोक्ता ने सहायक विद्युत अभियंता को आवेदन देकर बताया कि उनके बिजली कनेक्शन उपभोक्ता संख्या 522477408584 में लगातार अधिक बिल भेजा जा रहा है, जबकि वास्तविक खपत कम है। आवेदन में कहा गया कि पूर्व में भी इस संबंध में जानकारी दी गई थी, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। उपभोक्ता का आरोप है कि बिना सही मीटर रीडिंग के सही मनमाना बिल भेजा जा रहा है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उपभोक्ता ने विभाग से जल्द बिल की जांच सुधार कराने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उच्च अधिकारियों की शिकायत करने की मजबूर होंगे। लाइन जोड़ लिए, लाइन नहीं थी जोड़ा के खोली दल के जोड़लो लाइन और लाइन खोली का हमरो और वहाँ ताला मारी दन छे मृत्युंजय प्रभास ना ई के छिके हैं ई केच के ई समाज है केच के की कहे छे नहीं जोड़ा देबे में हमरो अपनो निजी के ट्रांसफर में कहाँ आवेदन दिलिए? आवेदन दिलिए विधायक का, जई का, एडीओ का, वहाँ दरोगा का, जज का, भागलपुर
लेकिन केकरो बात नहीं माने तैयार छे। के नहीं माने छे? ये दियो ना बोलता है हम आए काल जोड़ेगा, आज 2 महीना समय हो गई, लेकिन हम वृद्धा आदमी और बीमारी हो हम सुते छे नहारे में, देखे छे ना। कहाँ थे घर? घर ये सीट मकानपुर। कौन सा प्रखंड पड़े छे? सुल्तानगंज। की नाम होले? बद्री देवी। बद्री देवी। 3 ठो। हाँ बिजली के ममराज के की कहे छे? एक जोर है नहीं देवे। कितना दिन से परेशान छी? आज 2 महीना से परेशान छी। ठीक है, बिजली का मामला है, इसको 2 महीना से परेशान है। बगल के गांव के भी आदमी नहीं जोड़ने देता है। जेई और एसडीओ के भी फोन किया गया, वो भी कोऑपरेट कुछ नहीं कर रहा है। विधायक भी जेई को फोन किया, वो भी बोला कि जोड़ देंगे, लेकिन नहीं जोड़ने के लिए आ रहा है। ये अंधेरे में 2 महीना से कैसे मान लिया अंधेरी रात में गुजर कर रही है। कहाँ पे घर है? छीट मकनपुर। क्या चीज का मामला है? बिजली का मामला है। क्यों नहीं जोड़ने दे रहा है? क्या कारण? जोड़ने बोल रहा है कि पर्सनल है, ईट भट्ठा वाला का ट्रांसफार्मर नहीं जोड़ने देंगे हम। उसका नाम होगा कुछ? हाँ, भट्ठा वाला के मृत्युंजय यादव है और प्रभास यादव। क्यों? यही कारण है? यही कारण है। एसडी जेई भी बोलता है कि उसका भट्ठा है, वो नहीं जोड़ने देगा, पर्सनल ट्रांसफार्मर है उसका। तो आप लोग क्या चाहते हैं आगे? हम लोग चाहते हैं कि बिजली जुट जाए किसी तरह। और क्या नाम हुआ आपका? शिव बालक यादव। क्या है आप? पंचायत समिति। कौन सा? भागलपुर बाईपास थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैजानी गांव स्थित हनुमान मंदिर और मां काली मंदिर को बीती रात अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया है। चोरों ने मंदिर में पूजा पाठ में प्रयोग होने वाले कांसा पीतल के बर्तनों के साथ दान पेटी का ताला तोड़कर नकदी रकम पर हाथ साफ कर दिया। वहीं मां काली मंदिर के भंडार कक्ष का भी गेट तोड़ दिया है और वहां लगी मोटर को क्षतिग्रस्त कर दिया। सुबह जब ग्रामीण पूजा के लिए मंदिर पहुंचे तो घटना की जानकारी हुई है। इसके बाद तत्काल बाईपास थाने की सूचना दी गई है। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष सुमन कुमार राय और साथ ही एएसआई उमेश शुक्ला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने आशंका जताई इस वारदात के पीछे सामान्य चोरों की बजाय नशे के आदि खासकर ब्राउन शुगर का सेवन करने वाले युवकों का हाथ हो सकता है और उन्होंने पुलिस से इलाके में गश्ती बढ़ाने की भी अपील की है। क्या मामला है? ये बजरंगबली में दान पेटी का चोरी का मामला है। हाँ, तो और जस्ट बगल में हम लोगों का काली स्थान है, वहाँ पे भी दान पेटी में चोरी हुआ है। वहाँ का जो पूजा पाठ का थाली वगैरह का सामान है, घंटी वगैरह का, वो सब चोरी हुआ है। तो कुल कितना का चोरी हुआ होगा? लाख रुपए से ऊपर का चोरी है ये। उसमें सामान सब भी है? हाँ, सामान सब तो है ही है। यहाँ पे जो है कुछ पीतल का जो बर्तन होता है पूजा पाठ में जो हम लोग यूज करते हैं, वो सब चोरी हुआ है। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन से क्या अपील कर रहे हैं? देखिए, प्रशासन का गश्ती का टीम कम से कम जो है रात्रि के दौरान थोड़ा गांव में गश्ती करे, क्योंकि जिस तरह विगत आए दिन से शिकायत मिल रहा है गांव में, और इस तरह का घटना तो निंदनीय है। इससे हम ज़्यादा क्या ग्रामीण होकर बोल सकते हैं कि बजरंगबली और काली माँ को भी चोर नहीं छोड़ रहा है, तो इससे ज़्यादा निंदनीय घटना तो इस समाज के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे निवेदन। आपका परिचय? मेरा नाम संतोष कुमार झा हुआ है, हम ग्रामीण हैं और बजरंगबली के भक्त हैं। मामला है कि काली स्थान सार्वजनिक सबका है और यहाँ डेली लोग आकर के पूजा पाठ करते हैं। हम भी यहाँ 4 बजे 5 बजे भोर में आकर के जाप उप करते हैं। इस मंदिर के हम पुजारी हैं। मेरा नाम महेश ठाकुर है। इस मंदिर में जो नया अभी थरोटी रोटी सब लाया गया था, जा कर के घंटी टुनटुनी झाल वो सब जितना था उस सब माट के वो सब चला गया है। धुमना तुमना इधर छिट छाट दिया है, कुछ नहीं किया। वहाँ का के बड़ा अनबारी तोड़ा है। एक भंडार गृह यहाँ था, यहाँ का भी जा कर के टूटा है। तो कितना का चोरी हुआ होगा लगभग? अरे अंदाज तो कम से कम करते हैं कि भाई 8-10 हज़ार का तो वहाँ भी जरूर हुआ होगा सब लेकर के। सिर्फ काली मंदिर में या और कहीं? नहीं जी, नहीं, काली मंदिर में, काली मंदिर और इसका लेकर के। और पता चल रहा है कि हनुमान मंदिर में भी चोरी हुआ है। हाँ, हाँ। तो क्या प्रशासन से क्या अपील करते हैं आप? प्रशासन से अपील करते हैं कि यहाँ जो 4-5 बजे भोर में, 4-5 में बल्कि यहाँ 3 बजे भोर में जो लड़का सब आता है वो सब इधर उधर घूमता है, सबको रोका जाए
वो सब इधर से उधर घूमता है, 2 छोड़ा वहाँ रहा, 2 छोड़ा इधर काम किया, और उधर यदि कोई आया तो उधर टिकारी मार दिया, सब छोड़ा मार दिया। इस सब तरह का कांड होता है। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर गांव में गेहूं की तैयारी के दौरान एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। थ्रेसर मशीन की चपेट में आने से सुबो देवी नामक महिला की मौके पर ही हालत गंभीर हो गई, जिनकी बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार सुबो देवी अपने घर के पास ही गेहूं की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान अचानक उनकी साड़ी थ्रेसर मशीन में फंस गई। देखते ही देखते मशीन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई। घटना के समय आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया। तुरंत मशीन को बंद किया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इसी दर्दनाक हादसे घटना के बाद कृषि कार्य के दौरान सतर्कता और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को उजागर किया गया। सर जी फसल गेहूँ दौरी करे लिए दौरी करे में ही हिनी बोरा पकड़ना चले हम ड्राम टीना से उठा दे चलिए और पता नहीं अचानक कैसा होने गेले कि कपड़ा लपटेले यह देख ले और की बोल मतलब साड़ी लपटल होता है सर और की होता बाबूजी की कर लो वहाँ पर तब बंद कर लगे सर बंद कर लगे तब निकाल लिए लक्ष्मी का की करबे बाबू वहाँ जीवित चला है बाबू जीवित चले बाबू यहाँ रास्ता में दम टूटल यहाँ आता दम टूटल बाबू हाँ यहाँ आता दम टूटल बाबू की नाम चले नाम की चले किसको सुबह देवी की ना उम्र कितना चले 28 कहाँ से तो लोग फतेहपुर थाना नाथनगर तो के लोग थे पति अम्मा की नाम करते बजरंगी मंडल मजदूरी करे थे हाँ मजदूरी करी बाबू भागलपुर के मायागंज वार्ड नंबर 27 में सड़क निर्माण कार्य के दौरान कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार जिस सड़क का निर्माण किया जा रहा था उसकी चौड़ाई 15 फीट निर्धारित थी। निर्माण कार्य के दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताते हुए उन्होंने अपनी निजी जमीन पर घर बनाया है और अतिक्रमण के खिलाफ गलत आरोप लगाया और साथ ही इसी दौरान नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता मौके पर पहुंचा और सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू कर दी। इससे स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिली और कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया है। टेंडर लगभग 2023 में लगभग इसका टेंडर हुआ है। इसमें कि ये जो जगह था ये लगभग 20 फीट गड्ढा नाली हुआ करता है। तो यहाँ पे उमर चांद जो 2017 से लेके 23 तक जो पार्षद रहे हैं उस मैं बता दे रहा हूँ क्लियर आपको, उस जगह पे इन्होंने फिलहाल कूड़ा भर के इसको चलने योग्य बनाया, ठीक है। लेकिन इस टेंडर में जो है, इस टेंडर में है कि 15 फीट मिट्टी उस जमाने का है कि 15 फीट मिट्टी देकर ही रोड बनेगा, नहीं तो रोड नहीं चल पाएगा। अब इस पे मिट्टी नहीं आई, कूड़ा पे ही सोलिंग कर दिया गया है। जो काम हो रहा है चलिए जो भी हो रहा है वो कानून और प्रशासन का अपना मैटर है। आज का ये कारण है कि इनका जो जमीन है यहाँ पे एक्चुअल जो दाग मारा हुआ है वो 12.5 मीटर का है, ठीक है। और अभी जो टेंडर हुआ है ये 15 फीट नाला, 15 फीट रोड और 5 फीट नाला, लगभग 20 फीट का भी। तो इन्होंने कहा कि 20 फीट में हमारा जो रास्ता बनने के लिए जो जगह चाहिए मुझे पर्याप्त चाहिए। तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पर जो भी लोग थे अपना झोपड़ी उन्हें बैक करके उतना जगह निकाल दिए। जबकि ये जो यहाँ के स्थानीय लोग दावा कर रहे हैं जिस रास्ता का, वो ऑलरेडी बहुत पुराने मैप में हमारा दर्शाया हुआ 7 फीट का रास्ता। पहले जब गड्ढा हुआ करता था तो लोग का सार्वजनिक रास्ता हुआ करता था। आज ये हुआ कि बुलडोजर जो है बिना इंफॉर्मेशन के, बिना कोई नोटिस के, बिना घर के किसी को बुलाए डायरेक्ट बुलडोजर चला दिया गया है। हम लोग का यह कहना था अगर आपने आया, अगर कानून की तरफ से आए आप तो कानून की तरफ से अपना नोटिस दिखाइए या परमिशन दिखाइए कि आपको आधा घंटा 10 मिनट का मोहलत दिया जा रहा है, उस पर कार्रवाई होगी जो कानून का नियम है, ठीक है। इन्होंने कहा मैंने आपको नोटिस पहले दे चुके हैं, आपने नोटिस दिया, चलिए घर वाले कोई आपका एक घर को दिए होंगे, सब तो नोटिस रिसीव नहीं कर पाए। लेकिन इसमें है कि अगर आपको नोटिस नहीं लिया गया तो आप इश्तिहार के तौर पर घर पर दीवार चपका सकते थे, जो एक कानून होता है वीडियो बना सकते थे, वो भी नहीं हुआ। आपने नगर निगम थ्रू मुझे जो है इंडियन पोस्ट से भी नहीं आया,
नोटिस वो अभी बिना किसी इंफॉर्मेशन के, हम लोग सब अपने अपने काम पे थे, एकाएक पता चला कि बिना इंफॉर्मेशन के डायरेक्ट जो है उसको तोड़ दिया। नहीं, काम हम नहीं रोके, काम हुआ ही नहीं अभी तक। ठीक है, काम हो रहा है, काम में कोई नहीं, काम सार्वजनिक होगा, वो सब लोग इसमें चलेंगे, काम से किसी को कोई बाधा नहीं है। इनका ये कहना था कि अगर आपका जो रास्ता जहाँ पे आपको काम करना है वो आपका छुटा हुआ है तो अपना काम कराइए। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आपको अतिक्रमण आपको लग रहा है तो आपको 10 मिनट आधा घंटा पहले नोटिस कर देना चाहिए था। मोहम्मद आजम, वार्ड नंबर 27। रोड बनने के लिए योजना लिया गया है। यहाँ कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने के लिए हम लोग यहाँ अतिक्रमण शाखा के द्वारा आया गया है और यहाँ पर इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है। क्योंकि लोग तो आक्रोशित होंगे ही, क्योंकि उनका झोपड़ी टूट रहा है या फिर उनके जो उन लोगों ने कब्जा किया है वो जमीन हट रहा है, तो जाहिर सी बात है उन लोग थोड़ा सा प्रोटेस्ट करेंगे ही। उसमें बहुत बड़ी चीज, बहुत इशू लेने की चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग उन लोग से बात करके उन लोग को रिजॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम को। लोगों के सामने आपने नाफी करा, इसका क्या लोग मान गए? एकदम मानेंगे, सबका मानेंगे, सब लोग मानेगा, क्यों नहीं मानेगा, सब लोग मानेंगे, सब लोग मानेगा और मानना ही चाहिए, क्योंकि ये जल कल्याणकारी योजना है और जल कल्याणकारी योजना में हम सबको सहयोग करना है। ये रोड जो बन रहा है इनके घर के सामने पर, इनको ही फायदा होगा और इनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मेरा नाम असगर अली है, मैं नगर प्रबंधक, नगर निगम भागलपुर हूँ। खबर अलवर से, जहां हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर हर्ष की भांति इस वर्ष भी हर वर्ष की भांति हिंदू समाज अलवर के तत्वाधान में 12वीं हनुमान ध्वज यात्रा का आयोजन किया गया। आयोजन समिति से जुड़े प्रेम सिंह रजावत ने बताया कि ध्वज यात्रा में फूल सब्जी मंडी परिसर में धर्मसभा आयोजित हुई, जिसमें संत समाज और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि श्रद्धालुओं को संबोधित किया गया। यात्रा में 2100 ध्वज वाहक, 6 आकर्षक धार्मिक झांकियां, भक्ति संगीत में सुसज्जित डीजे सभी लोग शामिल थे। आयोजकों ने बताया कि यात्रा के अनुसार संत समाज, महिला श्रद्धालु और सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। हम सब अलवरवासी उत्सव के रूप में हनुमान जन्मोत्सव के पश्चात जो आने वाला मंगलवार होता है उसको हर वर्ष भगवा रैली का आयोजन करते हैं। इस भगवा रैली में साधु संतों का नेतृत्व होता है, मातृशक्ति की अगुवाई होती है और हम सब उत्सव के रूप में बाजार में होकर के निकलते हैं और मोती डूंगरी स्थित हनुमान मंदिर पर पहुंचकर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और वहां भंडारे का प्रसाद भी लेते हैं। और जगह जगह शहरवासियों द्वारा इस यात्रा का स्वागत किया जाता है। कई जगह स्वागत द्वार लगते हैं। यह जो यात्रा है यह हिंदुत्व की एकता के संदेश देने वाली यात्रा है। यह लगभग 12 वर्षों से इस यात्रा का रैली का आयोजन किया जा रहा है। यह सर्व हिंदू समाज और साधु संतों के नेतृत्व में यह यात्रा निकलती है। किसी एक व्यक्ति का नेतृत्व नहीं, सर्व हिंदू समाज और संत शक्ति का नेतृत्व होता है। यह फल सब्जी मंडी में धर्मसभा होने के बाद में बाजार के मुख्य रास्तों पर होते हुए मोती डूंगरी स्थित हनुमान मंदिर पहुंचती है। प्रेम सिंह राजावत, विश्व हिंदू परिषद। खबर कोटा से है, जहां लाडपुरा इलाके में मर्डर की खबर सामने आई है और साथ ही धारदार हथियार से वार कर उतारा युवक को मौत के घाट। शव को रखवाया एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में। रामपुरा थाना पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। डीडवाना शहर के वेस्टदम गोदारा मार्केट स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिनके बैंक की सुरक्षा व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। यहां एटीएम केबिन में किसी सुरक्षा गार्ड के बजाय एक मवेशी नंदी का कब्जा बताया जा रहा। घंटों तक एटीएम के अंदर नंदी के डेरे जमाए रखने के कारण उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हैरानी की बात यह रही कि इस दौरान वहां कोई भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था जो मवेशी को बाहर निकाल सके या व्यवस्था संभाल सके। एटीएम केबिन के भीतर नंदी की मौजूदगी के कारण पैसे निकालने आए उपभोक्ता अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। गोदारा मार्केट जैसे व्यस्त क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद दोपहर तक ये एटीएम एक तरह से नंदी की सुरक्षा में रहा है। उपभोक्ता मशीन तक नहीं पहुंच सके हैं, जिससे लोगों को बिना नकदी लिए ही वापस लौटना पड़ा है। इस घटना के बाद बैंक प्रबंधक की कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। यदि एटीएम जनता के लिए खुला है तो वहां सुरक्षा गार्ड की तैनाती क्यों नहीं थी?
डीडवाना जिले के मकराना शहर के बरकत बेलिम का जाव क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान नसरीन पत्नी डॉक्टर इदरीश नूरी के रूप में हुई है। घटना के बाद मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पहुंचकर हंगामा किया और हत्या का आरोप लगाया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस भी शव को उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा चुकी है। जानकारी के अनुसार दोपहर बाद ससुराल पक्ष ने मृतका के मायके वालों को फोन कर बताया कि नसरीन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही मृतका के चाचा मोहम्मद इरफान सहित पुलिस और परिजन ससुराल पहुंचे हैं। परिजनों का आरोप है कि तब तक ससुराल पक्ष के लोग नसरीन को फंदे से उतारकर बिस्तर पर लिटा चुके थे। मृतका के चाचा मोहम्मद इरफान ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि नसरीन का विवाह करीब 10 वर्ष पूर्व डॉक्टर इदरीश नूर के साथ हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद से वहां उसे प्रताड़ित किया जाता था और साथ ही मायके नहीं भेजा जाता था और कमरे में बंद कर रखा जाता था। अभी जैसे है ना ड्यूटी पे था मैं, तो उसके बाद कॉल आया मेरे पास के 1:30 बजे कि है ना तेरी बहन ने फांसी खा ली तो घर पे आ जा। तो मैंने बोला उनको कि ना आपने ध्यान नहीं रखा ना मेरी सिस्टर का। तो बोल रहे हैं मुझे कि है ना तू मुझे भी ऐसे टॉर्चर करके मारेगा क्या, मतलब इन्होंने टॉर्चर ही किया है कि ये बोल रहे हैं कि मुझे भी टॉर्चर करके मारेगा, इसका क्या मतलब होता है। फिर मैं जैसे ही ड्यूटी से फिर होकर डायरेक्ट वहाँ पे गया हुआ तो गेट बंद, सभी गेट बंद होने के बाद गेट खोल के देखा तो वहाँ बस लाश पड़ी है केवल, और ये बैठे हैं 2-4 घर के मेंबर। गली वालों को किसी को इन्फॉर्म कुछ नहीं किया ना, तो है ना वीडियो बनाई। तो उनका अगर फांसी खाई है तो उतारा क्यों उस पर से, उसकी वीडियो वगैरह कुछ तो बनानी थी ना। ये बोल रहे कि नहीं उसको लटके रहने दो, लटके तो वीडियो तो बनानी चाहिए ना कम से कम। और जैसे भी अगर बीमार वगैरह होती है ना तो बोलते हैं कि तेरी बहन को घर ले जाए, बीमारी रहती है, 10 सालों में कुछ किया नहीं। अगर 15 साल इसने है ना लगन शाह हॉस्पिटल में काम किया है, कभी आज नहीं है, तो यह 10 साल में यहाँ काम नहीं करेगी क्या। तो बोलते हैं कि ना कुछ भी नहीं किया 10 साल, तो 10 साल मतलब इनके घर के काम ऑटोमेटिक हो रहे हैं। तो फिर है ना अगर ऑटोमेटिक काम हो रहे हैं तो ये है ना मेरे सिस्टर बीमार होने के बाद घर आने के बाद ये क्यों बोलते हैं कि हमारे घर में सब भूखे हैं, ये मतलब इसके वजह से तो घर चल रहा था, और फिर बोलते हैं कि काम नहीं करते। और फिर बच्ची को के ससुराल वालों ने पास लगाकर मार दिया। हम जब तक वहाँ नहीं पहुँचे उसके पहले उस बच्ची को नीचे उतार दिया था, रस्सी वगैरह जो भी है वो सारी हटा दी गई थी वहाँ से। जैसे वहाँ मौके पर पहुँचने के बाद मैंने उनको कहा कि भाई अगर ये सुसाइड की है तो आपको बॉडी का हाथ नहीं लगाना था, ये पुलिस केस है, मैं पुलिस को बुलाऊँगा। फिर मैंने ऑनलाइन 112 पे कॉल किया, मेरे नाम से ही मैंने मुकदमा दर्ज करवाया है। और डिप्टी साहब भी मौके पे आ गए थे, सीआई साहब भी मौके पे आ गए थे, और उस कमरे को सील कर दिया गया है। बॉडी को यहाँ लाकर मैचुरी में रखवा दिया है, कोर्ट से पोस्टमार्टम कराकर जो भी इसमें अपराधी है उसको अभी जैसे है ना ड्यूटी पे था मैं, तो उसके बाद कॉल आया मेरे पास के 1:30 बजे कि है ना तेरी बहन ने फांसी खा ली तो घर पे आ जा। तो मैंने बोला उनको इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।